चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात आप सबको ईश्वर स्वरूप मानते हुए नमन प्रणाम। सूरतगढ़ की इस पवित्र धरा को प्रणाम, जहाँ की पवित्र वायु में हम सांस ले रहे हैं, जहाँ का जल हम ग्रहण कर रहे हैं और जहाँ हमें भोजन और पानी उपलब्ध हो रहा है। सबसे पहले बात आती है कि सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 1996 में ये विचार किया करते थे कि सूरतगढ़ की स्थापना या तो 1799 में हुई और या फिर 1813 में हुई, क्योंकि ये दो सन जो है बार बार उभर कर सामने आते थे। लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जाया जाए और वहाँ की बहियों के माध्यम से वहाँ उपलब्ध जो पुरातात्विक सामग्री है उसके माध्यम से एक सही तारीख जो है वो निकाली जाए। शायद उतना आत्मबल भी नहीं था और ज्ञान भी नहीं था। तो आज कल करते करते ये कार्यक्रम सदैव डिले होता गया कि सूरतगढ़ की सही तारीख क्या है। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान में आता है कि श्री चिरंजीव चौधरी ने भी एक बार मुझे कहा था कि अपने को ये काम करना है, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर इस बीड़े को उठाया बहन पूनम। उसके शहर के प्रति एक कर्ज होता है, एक दायित्व होता है और प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने शहर, अपने राज्य और अपने राष्ट्र का वो कर्ज उतारे। तो बहन पूनम एक तारीख निर्धारित करती है और वो तारीख है आज, यानी कि 14 अक्टूबर, जबकि सूरतगढ़ की स्थापना हुई। मैं इसे बिल्कुल सही और सटीक मानता हूँ, क्योंकि ये तारीख पर्याप्त मंथन के पश्चात ही निर्धारित हुई है। सबसे पहले बात आई कि यहाँ पर गत वर्ष श्री राजेंद्र स्वामी, जो कि अभिलेखों के मामले में बड़े विद्वान हैं, उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया था और एक तारीख बताई थी जो प्रारंभिक अक्टूबर माह था। और हम लोगों ने उस तारीख को बिल्कुल सही सटीक माना था कि 1787 में सूरतगढ़ की स्थापना हुई। लेकिन फिर एक मंथन का दौर और चला और श्री अशोक वशिष्ठ ने ये बताया कि 1787 अक्टूबर का प्रारंभिक माह नहीं हो सकता। कारण क्योंकि तब श्राद्ध पक्ष चल रहा था और जैसा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है या कोई नवीन कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है। तब दोबारा मंथन से 14 अक्टूबर की तारीख जो है वो निर्धारित की गई और जहां तक मेरा इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैं इस तारीख को बिल्कुल सही और सटीक मानता हूं कि 14 अक्टूबर 1787 को सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी। लेकिन सूरतगढ़ क्या इतना ही प्राचीन है जितना हम अभी मानकर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि विश्व के अंदर जो प्रारंभिक सभ्यता और ज्ञान पुष्पित पल्वित हुआ वो सूरतगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हुआ। कैसे? मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती की सभ्यता, जिसका एक प्रमुख केंद्र यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर कालीबंगा है, रंग महल है जो कि यहाँ से 5 ही किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर सरस्वती और दृश्यगति नदियों का संगम भी होता था। तो गतिविधियां उस संगम के किनारे चल रही थी। अभी कालीबंगा या रंग महल के अलावा भी बहुत सारी पुरातात्विक जो
सभ्यताएं हैं, जो धरोहर है, वो हमें सूरजगढ़ के आसपास देखने को मिल जाती है। उसके बाद आर्यों का पदार्पण हुआ इस क्षेत्र में और ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाएं यहीं इसी क्षेत्र में रची गई। ये बात बिल्कुल तय है और ऐतिहासिक दृष्टि से स्वीकार्य है। तो हम ऐसी भूमि पर निवास कर रहे हैं। उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जो है वो जांगल प्रदेश में आए। तो जांगल प्रदेश का मतलब है कि ये हमारा जो क्षेत्र है, रंग महल आए और सूरजगढ़ के क्षेत्र में उन्होंने अपना पदार्पण किया, अपनी गतिविधियां की। तो देखिए कितनी अद्भुत बात हमारे लिए है। फिर कुषाण काल में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा सूरजगढ़। गुप्त काल में यहाँ की सभ्यता और यहाँ पर मूर्ति कला का जो विकास हुआ वो अद्भुत है। और अगर मैं सीधे ही मध्यकाल पर आ जाऊं तो बाबा रामदेव ने क्या किया कि अपना जो राज्य था वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया, दान में दे दिया। अब बाबा रामदेव को एक नया राज्य बसाना था। तो बाबा रामदेव सूरजगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में पधारे। ये लोकगीतों के माध्यम से हमें पता लगता है। और यहाँ पर जो एक महंत रहते थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाबा रामदेव इस क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपका कार्य क्षेत्र जैसलमेर को ही निर्धारित कर रखा है। तो आप उसी क्षेत्र में जाइए और वहाँ अपना राज्य स्थापित कीजिए। तो हम ऐसी गौरवपूर्ण भूमि पर रह रहे हैं। और फिर सीधे अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 1787 को सोडल के स्थान पर सूरजगढ़ की नींव रखी गई और हम सूरजगढ़ स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। और निसंदेह इसका तमाम श्रेय जो है वो बहन पूनम को जाता है। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। किसी भी कार्य को करने के लिए मुझे लगता है कि 3 ही चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले भावना। अभी माननीय श्री कर्णीदान सिंह जी राजपूत जो है, जो अपने संबोधन में कह रहे थे उसमें भावना आ रही थी। सबसे पहले भावना होनी चाहिए हमारे भीतर। फिर उसके बाद बात आती है विधि की। अभी जो हमारे विधायक महोदय हैं श्री राम प्रताप जी कासनिया, उन्होंने एक विधिक दृष्टिकोण रखा हमारे सामने कि इस तरह से पर्यटन विभाग के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो भावना हो गई, विधि हो गई और तत्पश्चात आती है योजना की बात। और योजना अभी माननीय श्री भागीरथ जी कड़वासरा ने बहुत ही शानदार और जोशीले ढंग से हमारे सामने रखी है। अगर हम इन 3 दृष्टिकोणों यानी कि भावना, विधि और योजना, तीनों ही महिलाओं के नाम है और चौथी बहन पूनम जो है वो सामने बैठी हुई है, अगर हम इन तीनों दृष्टिकोणों पर काम करेंगे तो सूरजगढ़ का स्वरूप निसंदेह हम एक ऐसे शहर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे सूरजगढ़ के साथ साथ सब लोग खूबसूरतगढ़ कहने पर भी मजबूर हो जाए। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था माननीय श्री भागीरथ जी कड़वासरा ने अपने मित्रों को ये कहा कि मैंने आप लोगों के भरोसे पर ये घोषणा कर दी है, अब साथ देना। अभी जाते हुए आप बात कर रहे थे, तो निसंदेह मित्र सदैव साथ होते हैं और हम जैसे जो अनुभवहीन लोग हैं या थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर सकते हैं एक बड़े निर्देशन में, तो उसके लिए हम सब लोग तत्पर हैं। और मेरे लायक भी कोई कार्य दायित्व हो तो मैं बहन पूनम से और श्री भागीरथ जी कड़वासरा से और सभी लोगों से जो धरोहर संरक्षण समिति के सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अवश्य बताइएगा। मैं अपने आप को अनुग्रहित समझूंगा और एक बार पुनः
आप सभी को प्रणाम, बहन पूनम को बधाई, इनकी पूरी टीम को बधाई, और बहन श्रीमती संतोष गिरी ने एक बात और कही कि सिर्फ गढ़ पर बात हो रही है। भग्गू वाला कुआं भी बहुत ऐतिहासिक है, हमारे पूर्वजों ने इसका पानी पिया है, तो उसके भी उद्धार की अवश्य बात की जाए, तो एक समग्र योजना की आवश्यकता है। तो इतनी सी बात, और इस कार्यक्रम में बुलाकर मुझे इतना सम्मान आप लोगों के द्वारा दिया गया, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में एक बात तो और कहना चाहूँगा, जो सूरजगढ़ के जाट समाज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, वो ये है कि सब लोग बात करते हैं कि हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे, हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे। मेरे को जहाँ भी अपनी बात रखने का अवसर मिला, तो मैंने सूरजगढ़ के जाट समाज का अवश्य उदाहरण दिया कि वो जो है सर्व समाज की बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। हमें प्रत्येक प्रकार के जातिवाद से ऊपर उठकर और सर्व समाज के लिए, इस राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। तो एक बार पुनः सूरजगढ़ स्थापना दिवस यानी कि 14 अक्टूबर की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।